वियना में उनका जन्म हुआ था और वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आँख के डॉक्टर थे, आई के। और वो मैंने जैसा बताया वो फ्राइड के शिष्य थे और उन्होंने उनका जन्म 1870 में हुआ था। और ये थ्योरी जो उन्होंने दिया वो 1912 में दिया था, ठीक है। तो वो जब फ्राइड से अलग हो गए, ब्रोक अवे, तो उसके बाद उन्होंने अपना नया साइकोलॉजी का स्कूल बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और इसके साथ ये वर्ड भी लगा हुआ है, सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब था कि इसे इंडिविजुअल थेरेपी भी कहा गया, ठीक है। थेरेपी भी लोग कहते हैं। तो थेरेपी तो इलाज होता है ना साइकोलॉजी में, किसी चीज़ का थेरेपी। तो ये थेरेपी जो होता है इंडिविजुअल थेरेपी, वो क्या होता है कि 1-to-1 बेसिस पर, मतलब एक व्यक्ति को, एक सेकेंड, एक समय में एक व्यक्ति का कंसल्टेशन होता है, एक 1-to-1 बेसिस पे। तो इसीलिए इसका नाम इंडिविजुअल थेरेपी भी कहा गया, ठीक है। अब उनकी जो साइकोलॉजी की थ्योरी है इंडिविजुअल, ये किस चीज पर जोर देती है? ये जोर देती है किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअलिटी पर, मतलब उसके व्यक्तित्व पर, उसका एक मतलब अपना जो अस्तित्व है उस पर, being on the basis of their unique characteristics at the time of their birth। क्या होता है, हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी एक अपनी विशेषता होती है, व्यक्तिगत विशेषता होती है। इसीलिए हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। इस तरह का एक सिद्धांत हमने पढ़ा, इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जन्म से ही हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। एक घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों भाई बहन में अलग अलग डिफरेंस होता है। सब बच्चे अलग अलग टाइप के, उनके पर्सनालिटी के ट्रेट्स अलग होते हैं, उनकी विशेषताएं अलग होती है, उनका व्यक्तित्व अलग होता है। The presence of exclusive environment at the time of growth and development and their adoption of unique style of achieve power and attain perfection। ये बहुत लंबा लाइन है, इसको मैं समझा रही हूँ तोड़ के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब बच्चे का, हर व्यक्ति का अलग अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, अनूठी विशेषताएं होती है उसमें। जब वो जन्म लेते हैं उस समय भी, जन्म के समय भी क्या होता है, जन्म लेने का तरीका या जन्म के समय उनके साथ जो परिस्थिति होती है, माँ के गर्भ में जब होते हैं तो जो परिस्थिति होती है, तो हर बच्चे का जो जन्म होता है उसके जो साइकोलॉजी होती है, उसका जो व्यक्तित्व का विकास होता है, वो उस पर इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है कि जन्म के समय उसका कैसा एनवायरनमेंट था या उसके समय में क्या विशेषताएं थी, किस तरह से वो जन्म लिया। और प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उसका जब विकास हो रहा है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी सिद्धांत हमने पढ़ा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के समय में भी उसे किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वो किस तरह का बच्चा है, हर बच्चा, वो पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है, तो हर बच्चे की साइकोलॉजी भी अलग अलग होती है और उस साइकोलॉजी से उसके व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में उसका इफेक्ट भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो किस तरह, तो यूनिक स्टाइल से वो कोई भी चीज़ अचीव करता है, उसका पावर अचीव करने का या किसी भी कार्य में परफेक्शन या पूर्णता हासिल करने का उसका तरीका अलग अलग होता है। तो एवरी ह्यूमन पर्सनैलिटी इज यूनिक। इसलिए एडलर का मानना था कि हर मानव का व्यक्तित्व है वो अपने आप में अनूठा होता है, अलग होता है। उनका आगे कहना है कि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ पावर मोटिव वन फॉलो वंस ओन पाथ इन वंस ओन वे। अब पावर मोटिव क्या होता है ये पहले समझते हैं कि ये आपका ये क्वेश्चन बनता है कि पावर मोटिव किसने यूज किया ये वर्ड। तो एडलर ने यूज किया। एडलर के किस सिद्धांत में यूज किया गया? सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी में यूज किया गया। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं नेट में, है ना।
तो एडलर का मानना है कि अपना पावर मोटिव, मतलब पावर मोटिव का क्या मतलब हुआ, अपने को किसी चीज, किसी से सुपीरियर दिखाना, किसी चीज को बिलोंग करना, मतलब मेरी चीज है, मेरी वस्तु है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, इस तरह का, या मेरा दोस्त, मेरे मम्मी पापा, इस तरह का जो बिलोंगिंगनेस होता है वो जो होता है वो, या फिर अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना, इस चीज पर उन्होंने जोर दिया। और ये बताता है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने आप को अलग तरह से महत्वपूर्ण मानता है अपने आप को, कि अगर हम नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा, या मेरे बिना उसका काम। तो ये जो भावना आती है ना, ये अपने को महत्वपूर्ण, अपने को सिग्निफिकेंट दिखाने का, समझने का ये भावना होती है, जिसको एडलर ने कहा कि ये क्यों आती है, इस तरह की भावना क्यों आती है। तो कोई चीज को हासिल करना, कोई चीज पर अपना स्वामित्व दिखाना, कोई चीज पर अपना ओनरशिप दिखाना, बिलोंगिंगनेस दिखाना, या फिर सिग्निफिकेंट समझना, ये सारा चीज है पावर मोटिव। ठीक है, अपनी सत्ता दिखाना, अपनी शक्ति दिखाना। पावर क्या है, शक्ति दिखाना, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो ये जो होता है कि ये मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की भावना आती है। ठीक है, बिलोंगिंगनेस की, या अपने को सिग्निफिकेंट समझने का। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति क्या करता है, अपना रास्ता चुनता है, अपने तरीके से अपने को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए हर व्यक्ति अपना तरीका अपनाता है और उसे अपने तरीके से आगे चलता है, अपना रास्ता भी खुद बनाता है। ही डेवलप्स यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ, वो एक अनूठा लाइफ स्टाइल को डेवलप करता है, विकसित करता है, जो कि किस पर डिपेंड करता है, उसके जन्म और अपब्रिंगिंग पर। ठीक है, जन्म और अपब्रिंगिंग पर उसका निर्भर करता है। मान लो किसी का जन्म हुआ बहुत अच्छे फैमिली में और उसकी अपब्रिंगिंग भी बहुत प्यार से हुई, बहुत लाड़ प्यार से वो बड़ा हुआ, तो उसका जो व्यक्तित्व होगा। और एक बच्चा ऐसा हुआ जो बहुत गरीबी में हुआ, या बहुत नेग्लेक्टेड हुआ, या अनवांटेड चाइल्ड हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी और फिर भी वो फैमिली में आ गया। मान लो 4 लड़कियां हो गई लड़के की ख्वाहिश में, तो वो लड़की जो चौथी आई वो अनवांटेड हो गई, तो उसके व्यक्तित्व में जो फीलिंग आएगी उसमें जो, तो वो चीज़ जो होगा ना, वो उसकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उसका लाइफ स्टाइल बनेगा। अब वो क्या करेगा कि उसमें अगर कोई चीज़ की, या जन्म हुआ तो कुछ उसमें कमी है, जन्मजात कमी है, तो उस कमी को क्या करेगा, इस सिद्धांत का यही कहना है कि आप में अगर कोई कमी है, जन्मजात कमी है, तो उसको कैसे दूर करता है लोग, किसी दूसरे चीज़ में सिद्धस्ता या स्किल्ड होकर, किसी चीज़ में एफिशिएंट होकर वो अपनी उस कमी को छिपाता है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से पहले भी ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में भी इस तरह की कहानियाँ। तो कह रहा है कि ही डेवलप्स यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ। ही और शी दोनों हो सकता है, यहाँ पर हम मनुष्य का है, ही या सी कोई भी। तो वो अपना यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ जो अपनाता है या बनाता है, वो किस पर निर्भर करता है, उसके जन्म पर और उसके अपब्रिंगिंग, मतलब किस तरह से उसे बड़ा किया गया, किस तरह से उसे रेज किया गया। ठीक है, तो इससे उसका जीवन, उसके जीवन का सक्सेस या फेलियर डिसाइड होता है। तो ये कह रहा है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ पावर मोटिव बाय अडॉप्टिंग हिज ओन स्टाइल टर्न्स हिम टू एडजस्टेड और मैल एडजस्टेड। तो ये क्या है कि जब वो अपने पावर मोटिव को सेटिस्फाई करना चाहता है, पावर मोटिव क्या है, अपने को सुपीरियर दिखाना, अपने कुछ चीज़ों को हासिल करना, जो हमने अभी बताया था कि कुछ बिलोंग करना, तो अपने को महत्वपूर्ण फील करना। तो वो जिस तरह से इस चीज़ को अडॉप्ट करता है, अपने स्टाइल को लाता है पावर मोटिव के जरिए, तो वो उसे समाज में समायोजित या कुसमायोजित दिखलाता है या बनाता है, एडजस्टेड और मैल एडजस्टेड वो होता है। ठीक है, पर्सनालिटी का समायोजन या कुसमायोजन उसके जन्म से और उसकी अपब्रिंगिंग से पता चलता है, और उसके बाद वो अपने पावर मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए जो अपना स्टाइल अपनाता है, उससे उसका सक्सेस या फेलियर निर्धारित होता है, और वो समाज में समायोजित, एडजस्टेड और मैल एडजस्टेड
पर्सनैलिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देन ही लर्न्स द वे टू एडजस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर वो या तो एडजस्टेड है तो ठीक है, और वेल एडजस्टेड है तो वो सीखता है। इस थ्योरी में जब थेरेपी दी जाती है तो उसको सिखाया जाता है कि वो किस तरह से एडजस्ट करे, खुद को समायोजित करे। अब इसका दूसरा मेजर कंसेप्ट क्या था? पावर मोटिव, और दूसरा है स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड परफेक्शन। तो पावर मोटिव क्या है? अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करना, अपने को सक्सेसफुल सिद्ध करना और अपने को पूर्ण साबित करना। मान लीजिए कोई अपूर्णता है, कोई कमी है, तो ये पावर मोटिव और स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी जो है ना, उसको पूर्ण करती है, पूर्णता की ओर ले जाने में मदद करती है। तो ये जो बिहेवियर है किसी भी व्यक्ति का, वो किस टर्म में भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जिस चीज के लिए वो प्रयत्न करता है, क्या करता है? स्ट्राइविंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस ओन अर्थ, जो उसकी इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए वो किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से बिहेव करता है, उसमें उसके मोटिव का हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो टू डोमिनेट और गेन सुपीरियरिटी इन वन फील्ड और अदर। तो वो क्या करता है? जिसकी जितनी तीव्रता होती है इच्छा की, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, वो उतना ही कोशिश करता है दूसरे पे डोमिनेट करके अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करने का, या कमियों, क्योंकि वो उसमें बचपन से जो चीज़ उसमें कमी लगती आई है, उस कमी को दूर कर अपने को सुपीरियर साबित करने के लिए वो बहुत तरह की चीज़ें करता है। मान लीजिए बचपन से वो बहुत नेग्लेक्टेड फील हुआ, तो वो बाद में चाहता है कि हम इतनी संपत्ति अर्जित कर ले, इतना कुछ कर ले, इतना मेरा नेम फेम हो जाए कि मेरी वो इन्फीरियरिटी जो थी बचपन से वो ख़त्म हो जाए, लोग उसको भूल जाए और मेरी सुपीरियरिटी से लोग प्रभावित रहें। तो ये है स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड परफेक्शन और पावर मोटिव। ठीक है, दोनों चीज, पावर मोटिव भी क्लियर हो गया। एडलर का कहना है कि जो ये अर्ज है वो ऊपर से कोई सिखाता नहीं है, कोई थोपता नहीं है, इनेट होता है। इनेट मतलब इनबॉर्न, मतलब जन्मजात होता है। इसको कोई किसी को नहीं कहता है कि अब तुम अपने को, तुम बहुत इंफीरियर, तुमको लोग समझिए किया, अब तुम उसको करके दिखा दो, ऐसा नहीं होता है। वो कहने से कोई व्यक्ति करता नहीं है, जब तक उसके अंदर अदम्य इच्छा ना हो, तीव्र इच्छा ना हो, इंटेंस डिजायर नहीं हो कि अपने को हमको साबित करना है, तो तब तक वो नहीं करता है। तो कह रहा है कि एडलर का मानना है कि ये जो अर्ज है, ये अपने को सुपीरियर साबित करने का जो अर्ज है, ये इनेट होता है, किसी हर व्यक्ति के अंदर होता है और उसके लाइफ का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो इसीलिए एडलर ने क्या किया? सेलेक्ट किया पावर मोटिव को, ओनली मोटिव टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। इसीलिए एडलर की थ्योरी में पावर मोटिव का आपको ये याद रखना होगा कि उन्होंने केवल पावर मोटिव को ही माना ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। किसको माना? सबसे महत्वपूर्ण पावर मोटिव को। और फ्राइड ने क्या माना था? सुपर ईगो को, ईगो सुपर ईगो को माना था ना, इसीलिए वो वहाँ से हटकर अपनी थ्योरी लाए और वो अपनी थ्योरी में उन्होंने पावर मोटिव को बताया कि जो मनुष्य के जो बिहेवियर को क्या करता है, व्याख्या करता है। और इस जेनेसिस इज फाउंड इन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड। और इसका जड़ कहाँ पाया जाता है? तो बचपन में उसके साथ जो हुआ होता है, बचपन के व्यवहार से पाया जाता है। तो इसमें उन्होंने बहुत सारा क्लिनिकल एक्सरसाइज भी किया, क्लिनिकल थेरेपी की, और उसमें पाया कि बचपन में जो इच्छाएं या जहाँ पर उसे बहुत दिक्कत हुई, आगे हम देखेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें ये अर्ज लाती है, पावर मोटिव लाती है कि वो अपने को साबित करके दिखा दे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब चाइल्ड इज बॉर्न एज हेल्पलेस मास। बच्चा जन्म लेता है उस समय वो हेल्पलेस होता है, जो लोग खिला दे तो खिला दे, पानी दे तो, ये मतलब जिस तरह से लोग रखें, वो कुछ नहीं कर सकता है खुद से। ठीक है, सो
so he may have burning desire to seek power, dominate, to compensate the feeling of inferiority and inadequacy। तो बहुत बचपन की बात नहीं है, बच्चा कुछ जब थोड़ा बड़ा होता है, जब उसको थोड़ा सेंस आता है, तब वो क्या करता है कि उसमें उसकी बात सुनी नहीं जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या इच्छा होती है कि वो उसको पावर मिले, कि वो और सब पर अपना राज करे, मतलब डोमिनेट करे, सब लोग उसकी बात सुने, सब लोग उसके हिसाब से सुने चले। ये हर बच्चा चाहता है, जिद करता है, पैर पटकने लगता है, इस तरह से करता है। तो ये क्या है कि अगर ये बच्चा इसलिए करता है कि उसमें जो इंफीरियरिटी और इनएडिक्वेसी जो वो नहीं कर पा रहा है, उसको उसके चलते जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको चिढ़ हो रही है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो पावर चाहता है या डोमिनेट करना चाहता है। He may be brought up in such a way to develop attitude for ruling। या फिर क्या हो सकता है, या तो बच्चे को बहुत नेग्लेक्ट किया गया, इसलिए वो चाहता है कि मैं सबको दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, थोड़ा समझ में आ। या फिर है कि बच्चा इस तरह से उसकी परवरिश हुई है कि इतने लाड़ प्यार से पाला गया है कि वो सब पर रूल करता है, सब कोई उसकी बात मानते हैं, बचपन से उसको ऐसे ही परवरिश किया गया है, ऐसे ही पाला पोसा गया है। तो वो क्या करता है कि वो उसका एटीट्यूड बन जाता है कि वो सब पर शासन करेगा, सब पे गुस्सा करेगा, सब पे अपना हुकूम चलाएगा। बहुत घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होने तक कि सब लोग उनकी बात माने, नहीं तो वो हंगामा खड़ा करते हैं। और तीसरा हो सकता है कि ही मे बी विक्टिम ऑफ नेग्लिजेंस, या किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर चौथी लड़की हो जाती है या तीसरी ही लड़की हो जाती है, तो लोग पेरेंट्स लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, उसको सम्मान नहीं देते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो उससे भी उसे अपने को प्रूफ करने का पावर मोटिव आता है। तो अब उन्होंने दो चीज़ में अंतर बताया कि इंफीरियरिटी, नेग्लिजेंस से इंफीरियरिटी आती है, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अंतर बताया है। तो इंफीरियरिटी क्या है? इंफीरियरिटी में क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन आता है कि अगर वो बचपन से इंफीरियर फील करता रहा तो उसमें पॉजिटिव मोटिवेशन आता है कि नहीं, हमको सुपीरियर बढ़ के दिखाना है, हमको कुछ अच्छा करना है। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जहाँ पर हो जाता है ना, वहाँ पर पर्सनालिटी को नेगेटिव बना देता है। ठीक है, वो नेगेटिव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? टेंड टू पैरालाइज पीपुल। कॉम्प्लेक्स होने से वो छोड़ देते हैं अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, हमेशा कुंठा से ग्रसित रहते हैं, हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि 3 लाइफ के टास्क हैं। पहला टास्क है वर्क। 3 टास्क करने से काम उन्होंने लाइफ के बताए, वर्क, फ्रेंडशिप और लव। तो वर्क कैसा होना चाहिए? वर्क सेटिस्फाइंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, फालतू का काम नहीं, ये बैठ के लहर गिनना वाला काम नहीं होना चाहिए, ये कोई काम नहीं है। मीनिंगफुल वर्क जो कंस्ट्रक्टिव, कुछ सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। फ्रेंडशिप में क्या है? फ्रेंडशिप को भी उन्होंने महत्व दिया। तो फ्रेंडशिप मीन्स रिलेशन जो होना चाहिए फ्रेंड्स के बीच, वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे में। और लव, पेरेंट्स का लव जो कि बच्चों में कॉन्फिडेंस भरे, इस तरह का होना चाहिए। अब दूसरा था, हमने मोटिव देख लिया। अब स्टाइल ऑफ लाइफ, दूसरा पॉइंट था, इज द की पॉइंट इन एडलर सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उसमें स्टाइल ऑफ लाइफ भी दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या है कि किसी को भी हम कैसे जानते हैं? उसके स्टाइल ऑफ लाइफ से, कैसे वो रहता है, किस तरह का लाइफ जीता है, उस तरह से हम किसी की आदर करते हैं और किसी का ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, रिगार्ड करते हैं, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग से। तो all human beings have some goal to gain superiority over others, but they adopt different ways for it। स्टाइल ऑफ लाइफ क्या होता है? हर आदमी का अलग अलग होता है। और क्यों ऐसा होता है? हर कोई चाहता है कि वो सुपीरियरिटी उसको मिले, वो एक किसी से, हर किसी से सुपीरियर हो। तो अपनी सुपीरियरिटी को दूसरों के ऊपर से, दूसरों से अपने को सुपीरियर साबित करने के लिए वो क्या करता है? अलग अलग तरीके अपनाता है। तो हमने पहले देखा पावर मोटिव, अब देख रहे हैं स्टाइल ऑफ लाइफ। ये सब दोनों पॉइंट एडलर के सिद्धांत के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
तो वो क्या करता है, अलग अलग तरीके अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करने के लिए जो तरीका वो अपनाता है उसे हम स्टाइल ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब स्टाइल ऑफ लाइफ और पावर मोटिव में क्या अंतर हुआ? मतलब ये हुआ कि पावर मोटिव क्या है? डिजायर टू power motive is striving for superiority and perfection. Behavior of person may be explained in terms of one striving for the satisfaction of अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, that is known as power motive। और स्टाइल ऑफ लाइफ में क्या है कि अपने को सुपीरियर दूसरों से सुपीरियर प्रूफ करने के लिए वो किस तरह का लाइफ स्टाइल को अपना रहा है, तो इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ लाइफ। ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन सा स्टाइल ऑफ लाइफ से हो सकता है? कोई पॉलिटिकल लीडर बन जाए, कोई अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमा दे, किसी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़कर हम अपने को सुपीरियर प्रूफ कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं, म्यूजिक में कर सकते हैं, पेंटिंग में कर सकते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हिज टाइम शेड्यूल एंड हैबिट ऑफ वर्क, पर्सनल एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स विल बी tailored in the ways and means in which one chooses towards superiority। मतलब कि वो किस तरह से अपने को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए उसका बिहेवियर कैसा है, वो किन लोगों के कांटेक्ट में है, उसका सामाजिक दायरा कैसा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो उसका रहने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें मिलकर उसकी सुपीरियरिटी को दिखाती हैं। ठीक है, सुपीरियर कोई ऐसे नहीं बन जाता है, उसका लाइफ स्टाइल, उसका सर्कल, उसका सराउंडिंग्स, उसके रहने का तरीका, खाने का तरीका, सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होती हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 तरह के लाइफ स्टाइल हैं जो कि पर्सनैलिटी का विकास करते हैं। पहला होता है किस तरह का पर्सनैलिटी होता है, 4 टाइप का पर्सनैलिटी होता है, अंदर नहीं होता। इंडिविजुअल थ्योरी में उन्होंने 4 तरह का, पहला हुआ रूलिंग टाइप का पर्सनैलिटी, मतलब वैसे लोग जो शासन ही करने के लिए उनका निर्माण हुआ है, वो हर जगह जाएंगे, लीड ले लेंगे और चलो चलो हटो हम करते हैं। इस तरह के लोग आपने देखा होगा, हर जगह मिलते हैं, वो रूलिंग टाइप के होते हैं, कहीं भी जाके कमांड ले लेते हैं और बाकी लोग हट भी जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, उनका अप्रोच ऐसा होता है कि लोग सीधे उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है गो गेटिंग टाइप, खुश मिजाज लोग, हर तरह की परिस्थिति में खुद को समावेशित कर लिए, खुद एडजस्ट कर लिया, हर कहीं भी उनका कोई फर्स्ट नहीं है कि ये नहीं है तो वो नहीं है, यहाँ गर्मी लग रही है तो हाँ वो नीचे, और जैसे मिला वैसी स्थिति में रहती है। सो दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज नोन एज गो गेटिंग टाइप। तीसरा है द एस्केपिंग टाइप, एस्केप करना, कोई भी परिस्थिति उनके मन लायक नहीं हुई तो वहाँ से वो पतली गली पकड़ कर निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, उस परिस्थिति से भागते हैं, उस सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं। सो दैट इज नोन एज एस्केपिंग टाइप पर्सनैलिटी। तो हमने 3 तरह का पर्सनैलिटी देखा। चौथा उन्होंने बताया स्ट्रगलिंग पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सफल नहीं होते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारते, लगातार करते जाते मेहनत करते जाते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम स्ट्रगलिंग टाइप की पर्सनैलिटी कहते हैं। ये हिम्मत हारने वाले नहीं होते हैं और अंत में फिर वो सफल भी होते हैं। तो अब 4 तरह की पर्सनैलिटी आप लिखेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो, रूलिंग, गो गेटिंग, एस्केपिंग एंड स्ट्रगलिंग, ये 4 तरह की पर्सनैलिटी टाइप है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर व्हाट मेक्स पीपल टू डेवलप दिस डिस्टिंक्ट स्टाइल्स मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो स्टाइल है पर्सनैलिटी का अलग अलग, ये किस चीज़ से प्रभावित होता है, कुछ तो हमने डिस्कस किया, फिर से करते हैं। द ऑर्डर ऑफ बर्थ। ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या मतलब हुआ? जन्म लिए, किसने नंबर पे आपका बर्थ है घर में, फैमिली में, आपके भाई बहन में आपका कौन सा नंबर है, ये बहुत अफेक्ट करता है। जो पहला बच्चा होता है उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला जाता है, उसका वेलकम बहुत अच्छे से होता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। सेकंड बच्चा थोड़ा कम होता है, थर्ड आ गया तो वो छोटा हो जाता है, बड़ा और छोटे की और ज़्यादा ध्यान जाता है, पेरेंट्स का बीच वाला थोड़ा नेग्लेक्टेड हो जाता है। तो ये भी आपका पर्सनल डेवलप दिस डिस्टिंक्ट स्टाइल को डेवलप करने में ये ऑर्डर ऑफ बर्थ
इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया कि आपका नंबरिंग किस नंबर पे है। कहते हैं ना मिडिल चाइल्ड हमेशा ये हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, बीच वाला पर लोगों का जल्दी ध्यान नहीं जाता है। स्पेशल सोच के ध्यान देना पड़ता है। आप सोच के देखना, घर में आसपास कहीं भी 3 बच्चे हैं तो आप बड़े को ज़्यादा और छोटे को, बीच वाले को आपको सोचना पड़ता है, स्पेशल अटेंशन की। फिर दूसरा है द टाइप ऑफ चिल्ड्रेन। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं घर में, एक पैम्पर्ड होता है, एक नेग्लेक्टेड होता है। पैम्पर्ड बच्चा का स्टाइल अलग होगा, वो डोमिनेटिंग होगा, कॉन्फिडेंट होगा। और नेग्लेक्टेड बच्चा का स्टाइल ऑफ लाइफ अलग होगा, वो डिमोरलाइज्ड होगा, वो अपने को उसमें डिप्रेशन की भावना आएगी, उसमें कुंठा होगी। तीसरा है फिक्शनल फाइनलिज्म। फिक्शनल फाइनलिज्म मतलब किताबी दुनिया, रोमानी दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। अगर मैं लिव्ड इन प्योरली इन फिक्शनल आइडियाज इन विच सेल्डम कन्फॉर्म टू रियलिटी। मतलब कुछ रोमानी दुनिया हो या कुछ घर में ऐसी बातें होती हैं जिससे कि बच्चे पे असर हो जाता है, तो उसका स्टाइल ऑफ लाइफ अलग हो जाता है। जैसे फीमेल चाइल्ड इज कर्स टू द फैमिली। ये क्या है? ये बच्चे में इंफीरियरिटी फील कराने के लिए काफ़ी है। अगर लड़की है और उसको घर में लोग हमेशा बोलते रहे कि लड़की तो घर के लिए अभिशाप है, तो ये चीज़ें जो है वो उसका स्टाइल ऑफ लाइफ जो होगा वो अलग टाइप का होगा। वो या तो स्केपिंग हो जाएगी और इस तरह की परिस्थितियों से भागने वाली हो जाएगी। तो ये फिक्शनल फाइनलिज्म मतलब कहावतों पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा लोग कह देता है अनजाने में, और उसका असर बच्चे पे पड़ जाता है और गहरा असर पड़ जाता है, उससे उसकी पर्सनालिटी प्रभावित हो जाती है। ठीक है। अगला है कॉम्पेंसेशन फॉर इंफीरियरिटी। यहाँ पर क्या है कि आप में कोई कमी है। ठीक है। फिक्शनल फाइनलिज्म हमने देखा क्या है कि जब आप घर में किसी तरह की बात इस तरह के करते हैं या कोई भी ऐसी बात जो कि हमेशा बोला जाए तो उसका असर हो जाता है। जैसे फीमेल चाइल्ड इज कर्स टू फैमिली, या इस तरह की बात सुनने से क्या होता है कि बच्चों में उनका स्टाइल जो होता है, स्टाइल ऑफ लाइफ बदल जाता है। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं उनको हमेशा अगर ये सुनना हो या लड़कियां पराए घर की होती हैं तो लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो क्या होता है कि ये लड़कियों का स्टाइल ऑफ लाइफ में ये असर करता है, उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उनमें उस किसी तरह की इंफीरियरिटी आने लगती है। तो जो हमने देखा कि वो भी कुछ परिस्थितियों से एस्केप करने लगते हैं। अगला होता है कॉम्पेंसेशन फॉर इंफीरियरिटी। अब ये जो स्टाइल ऑफ लाइफ होता है, ऐसे व्यक्तियों का स्टाइल ऑफ लाइफ एडलर का मानना है कि मान लो किसी में कोई तरह की कमी है तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को ओवरकम करता है। ओवरकम करने के लिए वो किसी चीज़ में एक्सेल करता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं नेपोलियन का। नेपोलियन के बारे में हम जानते हैं कि उसका हाइट उसकी बहुत कम थी, तो वो हाइट की कमी का जो उसको कॉम्प्लेक्स था, इंफीरियरिटी जो उसको फील होती थी, उसको उसने ओवरकम कैसे किया? कि ही हैज बिकम कॉन्करर। वो विजेता बनकर अपनी उस कमी को छिपाया नहीं मतलब दूर किया, है ना। तो ये होता है कि उसको कंपेंसेट कर दिया, किससे? विजयी बनकर, विजेता बनकर। नेपोलियन का कॉम्प्लेक्स जो था और स्मॉल फिजिकल स्टेचर का उसको उसने दूर किया विजेता, कॉन्करर बनके। डेमोस्थेनीज जो था उसका वॉइस, वो जब बोलता था तो वो हकलाता था, स्टैमर करता था, तो उसके बाद उसने ग्रेट ओरेटर बन गया, उसी चीज़ को ओवरकम किया और उसी फील्ड में एक्सेल किया और इस तरह से अपने कॉम्प्लेक्स को दूर किया। क्रिएटिव सेल्फ क्या होता है कि क्रिएटिव पावर, जो क्रिएटिविटी होती है वो कुछ नई चीज़ होती है, कुछ नया क्रिएट करना ही क्रिएटिविटी होती है, जो पहले से नहीं है। टू क्रिएट समथिंग नोवाइज, कुछ नया बनाना। तो ये क्रिएटिव पावर जो है वो लाइफ, जो स्टाइल ऑफ लाइफ होता है उसको प्रभावित करता है। और ये क्रिएटिविटी हेरिडिटी से आती है और ग्रो करती है एनवायरनमेंट से। तो किस माहौल में उसका परवरिश होता है बच्चे का, उससे उसका ये क्रिएटिव सेल्फ डेवलप करता है और उसके स्टाइल ऑफ लाइफ में क्रिएटिविटी आती है, वो क्रिएटिव होता है। फिर है सोशल इंटरेस्ट। कुछ लोगों का सोशल इंटरेस्ट होता है, तो जो सोशल इंटरेस्ट वाला जो पर्सनैलिटी होता है वो सेल्फ को भूल जाता है।
उसका सेल्फ अर्ज खत्म हो जाता है और वो क्या होता है कि वो उसका सोशल इंटरेस्ट हो जाता है और उसमें वो सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने में विश्वास करता है, लोगों के साथ सहयोग करने में, लोगों को हेल्प करने में, लोगों के साथ सहानुभूति, सिंपैथी, और इससे वो सुपेरियरिटी को वो इस तरह से वो वहाँ पर वो क्या होता है कि सेल्फिश नीड्स को भूल जाता है और वो सुपेरियरिटी किस चीज में पाता है, समाज की सेवा करके, समाज के लोगों की मदद करके। तो ये जो व्यक्तिगत साइकोलॉजी एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है जो हमेशा व्यक्ति के लाइफ में चलता रहता है जब तक वो अपने नीड और एफर्ट टू रिमेन नॉर्मल, जो नीड है उसका और जो अर्ज है उसके बीच में जब तक वो बैलेंस नहीं बना लेता तब तक ये स्ट्राइक चलता रहता है। तो इस थ्योरी का मेरिट क्या है, ये सेल्फ को रेस्पेक्ट देता है, ठीक है, ड्यू रेस्पेक्ट। ये थ्योरी जो है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, सेल्फ को रेस्पेक्ट देता है, बच्चे के सेल्फ को रेस्पेक्ट देता है ताकि वो स्व की अभिव्यक्ति कर सके, सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके। दूसरा है कि ये बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर महत्व देता है, हर बच्चा की इंडिविजुअलिटी को महत्व देता है और हर बच्चे के से संबंधित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पर जोर देता है। तीसरा क्या है कि वो ये थ्योरी हमें ये बताता है, ये सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी में ये बताता है थेरेपी के रूप में कि हमें बच्चों के पहले जन्म के साथ जो 4-5 साल शुरुआती होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे की पर्सनालिटी एडजस्टेड हो सके, कुछ समायोजित ना हो सके, समायोजित पर्सनालिटी हो। और ये क्रिएटिविटी पर भी क्रिएटिविटी को भी इम्पोर्टेंस देता है और ये शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल थेरेपी पर भी जोर देता है। इंडिविजुअल थेरेपी का क्या मतलब हुआ, 1-to-1, और एक 1-to-1 एजुकेशन पर भी जोर देता है, एक बच्चे पर ध्यान देने की बात करता है। तो इस तरह से ये थ्योरी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। थैंक यू।